हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि था रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इस चैप्टर में हमने 2.1, 2.2 रिलेशंस का पार्ट सब डिस्कस कर लिया था। अब आज से एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में, जो कि है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? व्हाट इज अ फंक्शन? अब ये फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन एक प्रकार से रिलेशन ही होता है, ठीक है। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, लेकिन उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है। तो उसके डेफिनेशन में आपको बताएंगे। अ फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन का ही काइंड होता है, ये एक प्रकार होता है रिलेशन का, इन विच every element of set A has one and only one image in set B. हमने रिलेशन पढ़ा था, उसमें हम दो सेट्स लेते थे, कोई भी सेट ले लेते थे, ए बी एक्स वाई कुछ भी। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन ही होता है जिसमें जो हर एक एलिमेंट होता है पहले वाले सेट का, उसकी बस एक ही इमेज होती है दूसरे वाले सेट में। कंडीशन ये है, जो पहला वाला सेट होगा उसके सब एलिमेंट्स की इमेज बननी ही चाहिए दूसरे वाले सेट में, लेकिन एक ही इमेज बननी चाहिए। अब थोड़ा सा हम डायग्राम से इसको समझेंगे, तो हम कुछ केसेस लेते हैं, एरो डायग्राम से इसको समझते हैं। एक ये ले लेते हैं, एक हम ये ले लेते हैं, एक हम तीसरा ये ले लेते हैं, चौथा हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। तो ए बी है ना, दो सेट्स के बीच ही तो होता है, तो हम ए बी दो सेट्स यहाँ पे मान लेते हैं। अब ए सेट के एलिमेंट्स कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे ले लो आप 1 2 3 ए बी सी डी, है ना। यहाँ पे आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ले लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम सेट ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने थर्ड में लिया था, 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मैंने एरो डायग्राम कुछ लिए हैं। अब इससे हम फंक्शन को समझते हैं। सपोज दैट ए फर्स्ट की इमेज जो है वो ऐसे कुछ बन रही है। फर्स्ट की जो इमेज है वो ए सेट के साथ बन रही है, सेकेंड वाले की इमेज बी सेट के साथ बन रही है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में हम ले लेते हैं कि भाई फर्स्ट की इमेज ए के साथ है, सेकेंड की इमेज बी के साथ है, थर्ड की इमेज ए के साथ जा रही है, ठीक है। थर्ड केस हम लेते हैं, फर्स्ट की इमेज 5 के साथ है और फर्स्ट की जो इमेज है वो 8 के साथ भी जा रही है, सेकेंड की इमेज 6 के साथ है, सेकेंड की इमेज 7 के साथ है, और बाकी की नहीं बन रही है, ठीक है। इसमें देखो, फर्स्ट की इमेज 5 के साथ है, ऐसे ही सेकेंड की इमेज 6 के साथ है, थर्ड की इमेज 7 के साथ है, फोर्थ की इमेज 5 के साथ जा रही है। अब हमने ये बताना है इन केसेस में कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस में आएंगे और कौन कौन से फंक्शंस में नहीं आएंगे, कौन कौन से सिंपल केवल रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन ही एक फंक्शन होता है। जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं अब, वो एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन कुछ एक स्पेशल कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है। अगर वो रिलेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके वो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब एरो डायग्राम हमने 4 लिए, अब उससे हम पता लगाएंगे कि भाई इनमें से कौन कौन फंक्शंस है, कौन कौन फंक्शन है, एक सिंपल रिलेशन है। तो पहला इसमें आता है हमारा ये वाला पार्ट। तो आप इसमें देखो कि दो सेट्स हैं, 1 2 3 ए सेट में आ रहा है, बी सेट में ए बी सी आ रहा है। अब 1 की इमेज तो चलो ए बन रही है, 2 की इमेज बी बन रही है,
लेकिन 3 की कोई इमेज नहीं बन रही है, तो सिंपली एक रिलेशन होगा। सो ये नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 की इमेज नहीं बनी। कंडीशन ये है फंक्शन की कि जो फर्स्ट वाला सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की इमेज बननी ही चाहिए दूसरे वाले सेट में, लेकिन दूसरे वाले सेट में केवल एक ही इमेज उनकी बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2-3 इमेजेस बन रही है, नहीं, सबकी पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज बने दूसरे वाले सेट में, लेकिन एक ही इमेज बने। तो यहाँ पे थर्ड की इमेज नहीं बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब इसमें देखते हैं 1 की ए इमेज मेरी बन रही है, ठीक है, फर्स्ट वाली की ए इमेज बन रही है और सेकंड वाले की बी इमेज बन रही है, थर्ड वाले की ए इमेज बन रही है, सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है। जैसे 1 की ए की इमेज जो ए है वो बन रही है, सेकंड की भी एक ही इमेज बी बन रही है, थर्ड की भी एक ही इमेज ए बन रही है, तो सबकी इमेज बन रही है और सबकी इमेजेस यूनिक है, तो फंक्शन होगा। सो यस, अ फंक्शन, ठीक है। अब देखो हम ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 की भी इमेज ए बन रही है, 3 की भी इमेज ए ही बन रही है, तो फिर भी फंक्शन होगा। अब मान लो 2-3 एलिमेंट्स हैं या किसी भी सेट में 4-5 एलिमेंट्स हैं, उन 4-5 की जो 4-5 एलिमेंट्स हैं अगर उन सब एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनेगी तो भी फंक्शन कहलाएगा। बस कंडीशन ये है कि किसी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2-3 एलिमेंट्स की एक इमेज चल सकती है, लेकिन किसी सिंगल एलिमेंट, किसी सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यूनिकनेस नहीं रहेगी। ये कंडीशन ये थी कि यूनिकनेस होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सबकी। तो 2-3 की सिमिलर इमेज हो सकती है, क्योंकि जब सिमिलर होगी तो यूनिक तो है ना फिर भी, तो 2-3 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट की 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। इसमें देखते हैं 1 की 5 इमेज आ रही है और 1 की सेम टाइम में 8 भी बन रही है, इसकी 2 इमेज बन गई, तो ये सेट, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। अब इसमें देखते हैं 1 की 5 है, ठीक है, 2 की 6 बन रही है, 3 की 7 बन रही है, 4 की 5 बन रही है इमेज, तो सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, तो फंक्शन है, यस, अ फंक्शन। तो अभी हमने जो करा उसको रिकैप करते हैं। हमने फंक्शन का टॉपिक आज डिस्कस करा। फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है, लेकिन कंडीशन इसमें ये होती है कि जो पहला वाला सेट होता है उस सारे सेट की, जो पहला वाला सेट है उस सेट की जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट्स की दूसरे वाले सेट में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो फिर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, हमने 4 एरो डायग्राम से इसको समझने की कोशिश की। तो पहले वाले में फर्स्ट की एक इमेज बन रही है ए, सेकंड की जो है बी इमेज बन रही है, लेकिन थर्ड की इमेज नहीं बन रही है, तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। अब इसमें क्या है, 1 की तो ए बन रही है, 2 की बी बन रही है और 3 की भी ए बन रही है, तो सबकी यूनिक इमेज, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट के, उन सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज बन रही है दूसरे वाले सेट में, इसलिए ये फंक्शन होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसकी एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है कि 2-3 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है, एक कॉमन इमेज हो सकती है, क्योंकि उनके लिए तो वो इमेज यूनिक ही है, तो यूनिकनेस होना चाहिए। अब इसमें था 1 की 5 है और 1 की 8 भी बन रही है, सबकी इमेजेस भी नहीं बन रही है और 1 की 2 आ रही है, तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी इमेज नहीं बन रही है। दूसरा पॉइंट कि जो 1 है उसकी 2 इमेजेस बन रही है, तो यूनिकनेस नहीं है। मैंने क्या बोला कि एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन 2-3 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, कॉमन इमेज हो सकती है, क्योंकि उन एलिमेंट्स के लिए वो इमेज तो यूनिक है, इसलिए वो फंक्शन में आएगा। लेकिन एक की 2-3 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और सबकी इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे सबकी इमेजेस नहीं बन रही है और इसके साथ साथ एक की 2-3 इमेजेस आ रही है, जो कि फंक्शन में नहीं आता। इसमें देखो 1 की 5 है, 2 की 6 है, 3 की 7 है, 4 की 5 है। अब यहाँ पे देखो सबकी इमेज बन रही है और सबकी इमेज यूनिक है। वो अलग बात है कि 1 की भी 5 है, 4 की भी 5 है, लेकिन 1 और 4 के लिए तो वो इमेज उनकी यूनिक ही है, सबकी इमेज बन रही है और सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो फंक्शन में आएगा। तो ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट था। तो फंक्शन हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो भी पढ़ेंगे।
तो फंक्शन का यही एक कंडीशन है कि ऑब्वियसली बात है रिलेशन दो सेट्स के बीच होता है, तो फंक्शन भी दो सेट्स के बीच ही होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, रिलेशन का ही एक काइंड है ना, उसी का एक पार्ट है। लेकिन फंक्शन में बस ये कंडीशन है, एक स्पेशल केस होता है रिलेशन का, और केस क्या है कि जो दो सेट्स के बीच फंक्शन हो रहा है उसमें जो फर्स्ट सेट है, उस फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की सेकंड सेट में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है पॉसिबल, हाँ, लेकिन दो तीन एलिमेंट्स की एक कॉमन इमेज हो सकती है, क्योंकि उन एलिमेंट्स के लिए जो वो इमेज है वो उनके लिए यूनिक है, और यूनिकनेस जब हो रही है तो फंक्शन में वो आएगा। बस कंडीशन इतनी है कि सबकी इमेज बने और एक यूनिक इमेज बने। तो ये था फंक्शन का एक क्राइटेरिया। अब फंक्शन हम कैसे डिनोट करते हैं? फंक्शन को हम fx से डिनोट करते हैं। फंक्शन को fx से हम डिनोट करते हैं। fx हम y के इक्वल मानते हैं। ये ध्यान रखना है कि fx इक्वल y होता है। अब वो क्यों होता है वो हम जब ग्राफ्स करेंगे अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में तब आपको क्लियर कर देंगे। fx y के इक्वल होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास, वो a से b का फंक्शन है, a to b हमारे पास एक फंक्शन है, और इसमें क्या हो रहा है, जो a और b है वो बिलोंग करते हैं फंक्शन को। तो होगा क्या, बेसिकली जो fa होगा, ठीक है, वो b के इक्वल होगा। यहाँ पे जो b है वो a की इमेज होगी, ठीक है, जो b है वो क्या होगी, इज अ इमेज ऑफ a। b एक इमेज होगी a वाले पार्ट की, a प्री इमेज होगी, a इज प्री इमेज ऑफ b, a प्री इमेज b की होगी। इसको समझते हैं कुछ ऐसे, ये हमारे पास एरो डायग्राम का केस आया, 1 2 3 4 5 6। अब फंक्शन है, फंक्शन का केस ध्यान रखो कि जो पहला वाला सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो उन सारे एलिमेंट्स की दूसरे वाले सेट में इमेज होनी चाहिए, और एक ही होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, एक की दो तीन इमेजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल है कि दो तीन एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज हो सकती है, क्योंकि उन दो तीन एलिमेंट्स के लिए वो इमेज यूनिक है, तो ये केस पॉसिबल है, तो फंक्शन में आएगा। लेकिन एक की दो तीन इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दो तीन एलिमेंट्स की चलेगी एक इमेज। तो 1 की 4 है, 2 की 4 ले लेते हैं, 3 की 4 ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि सबकी एक यूनिक इमेज 4 बन रही है, सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज 4 बन रही है, तो फंक्शन है। अब क्या होगा, सपोज दैट फंक्शन ऐसा आया 1 4 2 4 है ना, 3 4 ऐसा फंक्शन आया। अब मैं इसको ले लेता हूँ 1 4 को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप 4 देख रहे हो ये 1 का इमेज है और 1 4 का प्री इमेज है, ठीक है। 4 क्या है, 4 इज इमेज ऑफ 1, 1 इज प्री इमेज ऑफ 4, समझे। ऐसे ही 4 2 का इमेज है, 2 4 का प्री इमेज है, 4 3 की इमेज होगी, 3 4 की प्री इमेज होगी, तो ये कंडीशन थी। चलो ये हमने आपको कॉमन चीजें बताई कि इस आपने ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट सेट जो है उसके सारे एलिमेंट्स की दूसरे वाले सेट में एक यूनिक इमेज होनी ही चाहिए, ठीक है, किसी सिंगल एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यूनिकनेस नहीं रहेगी और वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये पॉसिबल है फंक्शन में कि दो तीन एलिमेंट्स जो है फर्स्ट सेट के उनकी एक सिंगल कॉमन इमेज हो, क्योंकि कॉमन इमेज में क्या होगा, यूनिकनेस तभी भी रहेगी क्योंकि उन दो तीन एलिमेंट्स के लिए वो तो एक सिंगल इमेज ही है यूनिक, इसलिए वो फंक्शन में आएगा। चलिए ये हमने फंक्शन का केस आपको बताया। अब क्या आता है, फंक्शंस के कुछ टाइप्स आते हैं और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी आते हैं, उनको हम देखेंगे। तो नया टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस के टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं और उनके ग्राफ्स भी अब हम डिस्कस करेंगे। टोटल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 7 आपको फंक्शंस दिए हैं, उसमें से 4 हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
तो वैसे हम पहले आपको पूरे 7 बता देते हैं कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सेकंड आपका होता है कांस्टेंट फंक्शन, देन नंबर 3 आपका है पॉलिनोमियल फंक्शन, फोर्थ आपका इसमें आता है रैशनल फंक्शन, ठीक है। फिफ्थ इसमें आता है मॉड्यूलस फंक्शन, सिक्स इसमें आता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन, एंड लास्ट 7th इसमें आता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये 7 फंक्शंस हैं, इनमें से हम ये 4 आज पढ़ेंगे और प्लस इनके ग्राफ्स भी हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 3 हैं आपके मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब है तो इजी ही लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका अलग है जिसमें थोड़ा टाइम हमें चाहिए, इसलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जो कॉमन है कुछ 4 फंक्शंस इनको पढ़ेंगे। तो देखिए जरा इन चारों फंक्शंस को, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। बस ये है कि कंसेप्ट अगर आपने माइंड में रख लिया, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो अगर आपने माइंड में रख लिया, तो आप कोई भी फंक्शन आपको दे दिया आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो किस कैटेगरी का फंक्शन है, और ग्राफ्स तो इजीली बन ही जाते हैं। चलिए इनको देखते हैं। तो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 1 इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अब अगर आप इसका नाम रीड करो तो नाम में आ रहा है आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है, fx इक्वल y होता है, सॉरी fx इक्वल x होता है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि fx जो है हमारा fx ये इक्वल होता है y के, ठीक है। ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं नेक्स्ट ब्लैक्स कैसे आपको बताता हूँ। हाँ, तो पहले वीडियो में मैंने, आपने अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो fx होता है उससे हम फंक्शन को डिनोट करते हैं, और जो fx होता है वो जो है y के इक्वल भी होता है ना। fx बोलो चाहे y बोलो, बात एक ही है। अब fx y के इक्वल क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन को हम क्या किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा रूल है, और वो रूल ये है कि fx जो है वो x के इक्वल होता है। ये रूल है इसका, ठीक है। fx x के इक्वल होता है, या fx को हम y भी कहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो y इक्वल x। ये इसका रूल होता है, ठीक है, कि भाई fx जो है वो x के इक्वल है, y x के इक्वल है, कुछ भी बोलो, क्योंकि fx इक्वल y, तो आप fx बोलो या उसकी वैल्यू में y रख लो उसके बदले, बात एक ही है। तो रूल इसका ये है कि भाई fx इक्वल x या y इक्वल x। अब ये ऐसा होता क्यों है, सिंपल सा रूल है इसमें कि जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जिस रेट से x को हम इंक्रीज करेंगे उसी रेट से y भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जिस रेट से x बढ़ता जाएगा ग्राफ में उस रेट से fx भी इंक्रीज होता जाएगा ग्राफ में, तभी वो आइडेंटिकल है, क्योंकि एक आइडेंटिकल रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब जरा इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि भाई f इज अ फंक्शन, r टू r एक फंक्शन है, ठीक है, वेयर fx इक्वल x, ये इसका रूल है।
अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबने सीखी है, आई होप 9th क्लास का कंसेप्ट है। ये x ले लेते हैं, ये x डैश ले लेते हैं, y ले लेते हैं, y डैश ले लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4, देन सेम 1 2 3 4, सेम -1 -2 -3 -4, and here also -1 -2 -3 -4। तो ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन दिया। अब हमने क्या रूल पढ़ा है, fx = x। तो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक टेबल सी हम क्रिएट करते हैं। ये x है, ये fx हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो, जो मैं x की वैल्यू लूंगा वही वैल्यू fx की भी आ जाएगी। तो मैंने x ले लिया 0, fx आ गया 0। मैंने x ले लिया 2, fx आ गया 2। मैंने x ले लिया 4, fx आ गया 4। मैंने x ले लिया -2, fx आ गया -2। मैंने x ले लिया -4, fx आ गया -4। अब इसको प्लॉट कर देते हैं। तो पहला तो सेम है आपका 0,0, ठीक है, पॉइंट हो गया। देन 2,2, यहाँ पे लगभग ऐसा कुछ आएगा 2,2। 4,4 कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया 4,4। देन -2 -2 -2 यहाँ पे यहीं कहीं होगा, -2 -4 ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा, -4 -4। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ इसका होता है। फिर ये और आगे इंक्रीज होगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आपने देखा जिस रेट से हमने x को बढ़ाया उसी रेट से हमारा y भी बढ़ता जा रहा है। तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिकल इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन ग्राफ में मिला है। और ये है, मतलब हम जो भी x की वैल्यू डाल रहे हैं वो हमें fx की वैल्यू मिल जा रही है। अब हमने fx को y बोला था, है ना। इसका रीजन मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ कैसे। देखो, हमने x की जब वैल्यू डाली तो हमें fx की वैल्यू मिल रही है ना। देखो, x की जब हम वैल्यू डाल रहे हैं तो रिजल्टेंट हमें fx ही तो मिल रहा है ना। तो fx हम कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, fx हम y एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं। जैसे हमने x को 0 माना था, तो fx भी हमारे 0 आया। जो 0 आया y एक्सिस में तो आया वो fx। जैसे हमने x को 2 प्लॉट करा, तो fx कहाँ प्लॉट होगा, जब हमने x को x एक्सिस में प्लॉट कर दिया तो जाहिर सी बात है fx को y एक्सिस के अलॉन्ग ही तो प्लॉट करना होगा। दैट्स व्हाई fx हमारा y भी होता है, क्योंकि हम fx को y एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं। तो ये एक रीजन है कि भाई fx y के इक्वल क्यों होता है। तो ये था आइडेंटिटी फंक्शन। अब डोमेन, रेंज, ये क्या होता है ना, क्योंकि इसमें भी तो आएगा, क्योंकि रिलेशन ही तो है एक प्रकार का, और रिलेशन में डोमेन रेंज भी होता है। तो डोमेन पहली बात क्या है इसमें, ठीक है। और रेंज क्या होता है फंक्शंस में जब हम बात करते हैं। तो डोमेन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो जो हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, जो जो हम वैल्यू डालते हैं वो हमारा डोमेन में आता है। तो ये होता है सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, ये एक वैल्यूज का सेट होता है जिसमें फंक्शन हमारा डिफाइंड रहता है। मतलब जो जो वैल्यूज हम x की डालते हैं वो हमारा डोमेन में आ जाता है। रेंज क्या होता है, आउटपुट, मतलब x की वैल्यू डालने के बाद जो हमें fx मिल रहा है वो हमारा रेंज में आता है। तो द रिजल्टेंट ऑफ x इज कॉल्ड रेंज। इजी कंसेप्ट है भाई। x क्या है, सबसे पहले तो भाई डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन एक सेट होता है पॉसिबल वैल्यूज का जिसमें फंक्शन डिफाइन है। मतलब जो जो हम पॉसिबल वैल्यूज x की उस फंक्शन में डाल सकते हैं वो हमारा डोमेन हो गया।
रेंज क्या है? उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को डालने के बाद, उस पर्टिकुलर डोमेन की वैल्यू को डालने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिला, जो हमें fx मिला, वो हमारा रेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? रेंज एक कलेक्शन है वैल्यूज का जो कि fx की होती है। डोमेन एक कलेक्शन है वैल्यूज का जो कि x का होता है। ये ध्यान रखना है, जो हम डाल रहे हैं वो डोमेन है और जो आउटपुट हमें मिल रहा है, जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है, वो हमारा रेंज में आता है। कोडोमेन आपको पता है कंप्लीट जो दूसरा सेट है, जैसे R2 हुआ तो ये दूसरा जो कंप्लीट सेट है ये कोडोमेन में आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस ग्राफ में डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो देखो डोमेन क्या हो सकता है, जरा आप खुद गेस कीजिए। हम x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज डाल सकते हैं। हमने देखो 0 भी डाला है ना, पॉजिटिव भी डाला 2, नेगेटिव में भी हमने वैल्यूज डाली -2। तो एक प्रकार से हम सारे रियल वैल्यूज तो डाल रहे हैं, तो डोमेन हमारा रियल नंबर ही होगा। और रेंज क्या होगा इसमें? रेंज, अब देखो fx क्या क्या आया हमारा? 0 आया है ना, वही चीज जो हमने x डाला वही तो हमारा fx आया, तो fx भी तो आ रही होगा, जो रेंज होगी वो भी तो आ रही होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, x के इक्वल ही होगा, कि इक्वालिटी साइन है ना। तो जो x हम डाल रहे हैं, जो हमारा डोमेन आ रहा है, वही तो हमारा रेंज ही बन रहा है। जब डोमेन रियल नंबर होगा वही तो हमारा रेंज रियल नंबर होगा, तो ये इसका डोमेन और रेंज होगा। तो ये पहला था आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप आपको आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और फिर इस चीज को समझना। तो ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो इसके डोमेन रेंज थे वो हमने आपको बताया। अब बात ये आती है कि जैसे हम रिलेशंस को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा देते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स को कंडीशन लिखकर, रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर बता देते हैं, एरो डायग्राम से भी जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से फंक्शंस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीकों से। एक तो रूल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन में बताया था fx = x, ये रूल हो गया। और एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के भी दिखाया। तो दो चीजों से हम फंक्शन को दिखाते हैं। एक तो रूल से दिखाते हैं, जैसे इसमें क्या रूल था, fx = x, और एक हम दिखाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, और उसमें डोमेन रेंज सब बता देते हैं, जैसे कि हमने अभी करा। अब इसका सेकेंड फंक्शन आता है जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, कांस्टेंट होगा भाई, कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि हम x की कोई भी वैल्यू डाल लें, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, कुछ भी आप रियल नंबर डाल दो, कोई भी डोमेन डाल दो, जो आपका रेंज होगा, जो आपका वैल्यू आउटपुट fx आएगा, वो एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट ही चलता जाएगा। मतलब जो आपका आउटपुट, जो आपका रिजल्टेंट x को डालने के बाद आएगा, वो सेम ही आता जाएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल मैं आपको बता रहा हूं, fx = c। भाई fx से कांस्टेंट ही आता जाएगा, ठीक है, एक ही चीज आती जाएगी। तो हमने कांस्टेंट को c से डिनोट कर दिया। तो अगर मैं इसको पूरे उससे लिखूं, जैसे हम लिखते हैं फंक्शन को पूरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ ऐसा होगा, f is a function from R to R where fx = constant। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा, रूल। अब सेकेंड इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम सेम चीज करते जाएंगे, ये हमने सेम वही करा, कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये O हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब कांस्टेंट क्या लें? देखो जो कांस्टेंट होता है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। आपको क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करा हुआ मिलता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि ये आपका कांस्टेंट है। अब हमें तो नहीं पता, हम तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कांस्टेंट क्या है, हम कुछ भी अभी अज्यूम कर लेते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट मिल जाता है, या फिर अगर मिला भी नहीं होगा तो सॉल्व करके आपको पता चल जाता है। तो अभी हम कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इतनी डिस्टेंस, ठीक है, इतने डिस्टेंस में कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 2 मान लेते हैं। 2 हमें कांस्टेंट मान लेते हैं कि भाई 2 तक हमारा कांस्टेंट चलता जाएगा।
तो ये 2 हुआ, इससे पहले 1 आ गया, देन ये 3, देन ये 4, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, ये हमारा x हो गया, x डैश y y डैश। सेम वही टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देते हैं ये हम आपको, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा fx हो गया, या y आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन है, एक ही वैल्यू आती जाएगी, तो मान लेते हैं x को हम 5 डाल देते हैं, तो 2 ही आएगा। 10 डाल दो, 5 मत डालो, 5 तो लिमिट भी नहीं है हमारे पास, हम कोई और एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो देखो हम कुछ भी वैल्यू डाल दें, fx हमारा कांस्टेंट ही आएगा। x जैसे कि मैंने 1 माना, चलो x हम 0 मान लेते हैं, fx हमारा 2 आ गया। x को हम 4 मान लेते हैं, fx 2 ही आएगा, ठीक है। आप -4 ले लो, x आपका 2 ही आएगा। तो आपने देखा मैंने x की अलग अलग वैल्यूज ली, पहले मैंने 0 लिया, फिर मैंने 4 ले लिया, फिर मैंने -4 ले लिया, लेकिन जो मेरा fx बना वो 2 ही आ रहा है बार बार, तो ये कांस्टेंट है, मतलब fx एक ही चलता जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो बस इसको प्लॉट कर दो, 0 के साथ 2 यहाँ पे, देन 4 के साथ 2, ये वाला पॉइंट 4 के साथ 2 आ गया, -4 के साथ 2 आ गया, समझे आप। ऐसे कुछ ये एक स्ट्रेट लाइन जो है, पैरेलल जो लाइन है वो बन जाती है, ठीक है। एक ऐसी पैरेलल लाइन x एक्सिस के अलोंग फॉर्म हो जाती है। अगर आप अच्छे से ग्राफ में अगर इसको बनाओगे तो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बन जाएगी, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस हमने मानी थी वही मेंटेन रहेगी। ऐसे हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो डोमेन क्या होगा, सेम रियल नंबर, तो भाई डोमेन तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, हम माइनस भी डाल रहे हैं, प्लस में भी डाल रहे हैं, डोमेन हमारा रियल नंबर हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज हमारा वो कांस्टेंट होगा जो हमने माना होगा। समझ में आया आपको, तो ये है। तो ये सेकंड फंक्शन था कांस्टेंट फंक्शन। सो ये हमने आपको दोनों मेथड से समझाया, रूल भी आपको बताया, और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दी। चलिए अब 2 फंक्शंस और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड अप करते हैं। सो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आपने ध्यान में रखना है। अब आता है थर्ड इसमें, जो कि है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल नाम से समझो, पॉलिनोमियल मतलब इसमें क्या होगा, इस फंक्शन में ये फंक्शन जो होगा इक्वेशन की फॉर्म में होगा, सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेगी, अलजेब्रिक इक्वेशंस मिलेगी, उस फॉर्म में फंक्शन होगा हमारे पास। फिर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है वैल्यूज को पुट अप करके। तो इस फंक्शन में क्या होता है, हमें इक्वेशंस मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शन है बेसिकली किस फॉर्म में होता है, जो fx हमें मिलता है वो इक्वल होता है कुछ इस फॉर्म में होता है ये, ठीक है। a0 प्लस a1x1 प्लस a2x² प्लस a3x³ अप टू an x की पावर n। तो जो फंक्शन है ये कुछ ऐसे फॉर्म में होता है fx हमारा, ठीक है, इस फॉर्म के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, अप टू जो an है, जितने भी आपके होंगे a0, a1, a2, a3 अप टू an तक जो भी आपके होंगे, ये सारे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये होंगे आपके, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में फंक्शन होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, f is a function from R to R where fx equal this, जो मैंने आपको ही बताया, a0 plus a1x1 plus a2x² plus a3x³ plus up to an x की पावर n।
तो ये आपका fx का जो फंक्शन है उसका जनरल फॉर्म है, ऐसे ही हमें फंक्शन मिलता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका ग्राफ डेफिनेट नहीं होता है, मतलब वेरिएबल होता है, ग्राफ जो है वेरी करता है। किसी इक्वेशन के लिए अलग ग्राफ बनेगा, किसी इक्वेशन के लिए कुछ अलग ग्राफ बनेगा। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था, एक ही ग्राफ था ना, वही जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो तो फिक्स है, कांस्टेंट में भी वो पैरेलल हो जाती है लाइन, वो भी फिक्स है। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ होगा फिक्स नहीं होगा, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और फिर वो ग्राफ वेरी करेगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, fx इक्वल एक्स स्क्वायर, हमें क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया। अब इसका फंक्शन हम ग्राफ से समझेंगे। सेम आपने कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डालनी है बस। तो ये आप वैल्यूज को डालोगे, ये x है, ये आपका नीचे fx है। तो पहले हम डाल लेते हैं 0। अब देखो f 0 डाला, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। f 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1। f 2 डाला, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। f हमने x जब 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब माइनस में आ जाओ, x हम -1 डाल रहे हैं तो -1 का स्क्वायर +1, x -1 तो उसका स्क्वायर 1 हो गया। x हमने डाला -2 तो -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। आप और भी ले सकते हो, 3 डालो, -3 डालो, 4 डालो, -4 डालो, ऐसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी समझाने के लिए हम इजी सा कुछ बना लेते हैं। सेम हम वही करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ठीक है। इसको स्ट्रेट बनाना थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। x डैश y डैश, ठीक है। ये ओ आपका ओरिजिन हो गया, ओके। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 and 4, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ये हमने ऐसा इसको कुछ बना दिया। पहला देखो 0 0, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ओके। 1 1 1 1, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। 2 4 2 4, ये पॉइंट कुछ ऐसा आ गया आपके पास। -1 1 कुछ पॉइंट ऐसा आ गया आपके पास। -2 4 ये पॉइंट कुछ ऐसा आ गया आपके पास, समझे। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखो पैराबोला के फॉर्म में बन रहा है। देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ये ग्राफ, ये और ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, समझ रहे हो क्या है, एक पैराबोला सा बन रहा है। पैराबोला, हाइपरबोला सब कॉनिक सेक्शंस में आएगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि जो ग्राफ है ये पैराबोला के फॉर्म में जा रहा है, जितना यहाँ पे जा रहा है उतना ही उस साइड भी जा रहा है। तो ये एक इक्वेशन का होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस का एक फॉर्म है, ये पैराबोला जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जितना ये इस साइड के अलोंग मूव कर रहा है उतना ही उस साइड के अलोंग मूव कर रहा है, तो पैराबोला टाइप का ग्राफ बनता है। तो ऐसा कुछ बनता है, ऐसे ग्राफ जो स्क्वायर के टर्म में होते हैं ना, जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म में जो आपके पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन होंगी उनका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, पैराबोला टाइप, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पैराबोला टाइप बनता है जो हमारे यहाँ पे बन गया। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज क्या क्या होगा इसका। डोमेन क्या क्या वैल्यूज हम डाल सकते हैं, एक्स के माइनस भी डाल सकते हैं, प्लस में भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, तो रियल नंबर हो गया डोमेन, ओके। रेंज इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने डोमेन को नेगेटिव डाला, ठीक है, और यहाँ पे, हाँ, अब रेंज को अब हमने देखना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने यहाँ पे डोमेन को नेगेटिव डाला तो हमारा fx पॉजिटिव ही आया, पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव ही आया, 0 तो पॉजिटिव ही 0 आया, तो हमारा fx 0 जो है, हमारा fx जो हमारा आया, सारे हमारे पॉजिटिव आए। क्यों आए हमारे पॉजिटिव? क्योंकि ये इक्वेशन स्क्वायर में थी और किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो हमारा fx पॉजिटिव ही आया है, तो हमारा जो रेंज होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का होगा।
समझे? रेंज जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स की होगी। तो ये इसका डोमेन और रेंज था। तो ये हमने इसका एक फॉर्म पढ़ा। ऐसे ही एक और इक्वेशन का हम एग्जांपल लेते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का आपको आई होप समझ में आया होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे आगे, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्यूबिक में चलते हैं। ये तो हमने क्वाड्रेटिक सीखा, क्यूबिक पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम ले लेते हैं एक्स क्यूब और थोड़ा सा क्यूब बना के एक्स क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को एफ एक्स जो है हमारा एक्स क्यूब के इक्वल है। सेम वही चीज, ये एक्स आ गया, यहाँ पे आपका एफ एक्स आ गया, वैल्यूज हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं अगर 0 डालूं तो 0 का क्यूब 0, 1 डालूं 1 का क्यूब 1, 2 डालूं 2 का क्यूब 8, -1 डालूं -1 का क्यूब -1, -2 डालूं तो -2 का क्यूब -8। ठीक है, ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि क्यूब है और क्यूब में नेगेटिव होता है। तो -2 का जो क्यूब होगा -8 आ जाएगा। इसको प्लॉट कर लेते हैं। y को थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे कि 8 तक का लिमिटेशन है। ओके, x डैश y डैश। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4, है ना। आगे भी आप ले सकते हो, -1 -2 -3 -4, आगे भी आप वैल्यूज ले सकते हो। 0,0 यहाँ पे आ गया वो पॉइंट। 1,1 यहाँ पे आ गया पॉइंट। 2,8 कुछ पॉइंट ऐसा आ गया यहाँ पे। -1 यहाँ पे पॉइंट आ गया -1 का। -2 -8 यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो जो इसका ग्राफ बनता है ना, ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनता है। फिर ये और आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, लाइन थोड़ा सा बेंड हो रही है लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो एक्स क्यूब का एग्जांपल होगा। अब इसका डोमेन क्या होगा? देखो मैं क्या क्या एक्स की वैल्यूज रख सकता हूँ। मैंने प्लस भी रखा, माइनस भी रखा, डोमेन में कुछ भी रख सकता हूँ। डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हो सकता है इसका? रेंज देखो हमारा एफ एक्स क्या क्या आया, वाई क्या क्या आया, प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है ना, तो इसका भी आर ही होगा। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब एक लास्ट फंक्शन रहता है, उसको भी देख लेते हैं। ये रैशनल फंक्शंस है। ओके, तो ये फॉर्म जो है इसको आपने ध्यान में रखना है। बस फॉर्म अगर आपने ध्यान में रख ली तो आधा काम तो पॉलिनोमियल फंक्शन का वहीं पे हो जाता है। फिर ग्राफिंग तो हम कर ही लेते हैं, प्लॉट है ना, फिर तो कुछ ज़्यादा टफ टास्क है नहीं, ग्राफिंग तो हो ही जाती है। हमने अर्लियर क्लासेस में भी ग्राफिंग ही सीखी है। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। आई होप आपको आया होगा। ओके, नाउ लास्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो है नंबर 4 फंक्शन, और वो फंक्शन है रैशनल फंक्शंस। ठीक है, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? नाम देखो, रेशनल। रेशनल आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा था ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। पी क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो पढ़ा था हमने रैशनल नंबर्स में। बस अब यहाँ फंक्शन आ गया तो उसको फंक्शंस की रिस्पेक्ट में हम शो कर देंगे। तो जो रैशनल फंक्शंस होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं कि भाई मान लो f एक फंक्शन है R टू R का। ठीक है, तो जो रैशनल फंक्शन होगा
वो fx अपॉन gx की फॉर्म में होता है, जहां पर fx और gx ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। where fx and gx are some real functions। देखो रियल फंक्शंस होते हैं, और एंड जो gx है आपका वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। पी वाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये था रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट। हमने इसी को फंक्शन के फॉर्म में ला लिया कि भाई f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर का, और जो रैशनल फंक्शंस होंगे वो fx अपॉन gx की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे fx और gx कोई रियल फंक्शंस हैं, और gx जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा और फंक्शंस नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा रियल रैशनल फंक्शंस है। अब इसको हम कैसे इसको शो करते हैं, वो ऐसा हो सकता है fx है जैसे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना, ये gx मान लो, ये fx है, ये gx आ गया आपका, है ना। ऐसे मतलब ये कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कुछ रैशनल फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक ये हो गया, या आप तीसरा कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लो, 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 1, या आप ऐसे ले लो 97x माइनस 1 अपॉन 100x प्लस 1। तो सारे रैशनल फंक्शंस के ये एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब बात इसके ग्राफ की आती है, तो इसका भी वही सेम है, इसका भी ग्राफ डेफिनेट नहीं होता, ग्राफ भी इसका वेरी करता रहता है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो चेंज होता रहता है। अब अगर मैं इसके ग्राफ को बनाने की बात करूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत टफ हो पाएगा। तो ये देखो ना, ये पूरी इक्वेशन हमें दी है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जैसे हम कोई भी x की वैल्यू डालें वो हमें कुछ ऐसे मिल सकती है ना, 1/9, 2/3, फिर इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट में कुछ आएगा तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट ये अगर हम सॉल्व करते हैं इसकी x की वैल्यू कुछ डाल के कुछ रिजल्टेंट लाते हैं, तो वो पॉइंट में आएगा ना। आप खुद सोचो, हम अगर x की वैल्यू कुछ भी डाल दें, इसको सॉल्व करें पूरी इक्वेशन को, fx क्या आएगा हमें नहीं पता, वो 0.99 ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, देखो 0.991, 0.113। तो हम इसको कैसे प्लॉट करें आप बताइए, बहुत टफ होगा ना, हमें तो पूरा एक्यूरेटली इसको मार्क करना पड़ेगा, तो बहुत टफ होगा कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूं इनमें, तो जो हमारा fx बनेगा, कि x तो चलो मैं डाल दूंगा, लेकिन fx में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो सॉल्व करके आएगा fx, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक रियल नंबर ही आए, मतलब रियल तो होगा, लेकिन ऐसे टिपिकल फॉर्म में आ सकता है fx हमारा 0.991, 0.113, तो उसको हम एक्यूरेटली प्लॉट नहीं कर सकते। तो जो इनके ग्राफ होते हैं बेसिकली कंप्यूटर्स जो होते हैं, पीसी, लैपटॉप, इनमें इनके ग्राफ्स बनाए जाते हैं। हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं बस, क्योंकि इनको प्लॉट करना तो बहुत टफ है। तो बेसिकली इनके जो ग्राफ हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप्स, मशीन्स के द्वारा ही फॉर्म होते हैं। तो हम एक इजी सा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। हम ले लेते हैं fx इक्वल 1/x, सिंपल रैशनल फंक्शन है, 1/x ले लेते हैं, बस इसको प्लॉट करते हैं बस। अब ध्यान दो, x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि gx 0 हो जाएगा, जो कि रैशनल फंक्शंस में नहीं आएगा। तो 0 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं x को। तो ये आपका x है, ये आपका fx है ना। अब हम कुछ डालते हैं, जैसे मैं अगर x को 1 डालूं, fx 1 आ जाएगा, 1/1 1। अच्छा, x को मैं 2 डालूं तो fx आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5, तो 0.5, ठीक है। फिर x को अगर मैं -1 डालूं तो fx क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x को अगर मैं -2 डालूं तो -1/2, मतलब माइनस का 0.5, ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ फॉर्म होंगे। फिलहाल हम इतनी वैल्यूज लेते हैं इजी करने के लिए, आप और भी वैल्यूज डाल सकते हो और उसको पॉइंट में ला सकते हो। इसको प्लॉट करते हैं।
ठीक है, ये हमारा x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया 0, ओ पॉइंट ऑरिजिन 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पहला क्या है 1,1, ये पॉइंट आ गया 1,1। दूसरा है 2,0.5, 2 और 0.5 मतलब यहाँ कहीं ऐसे होगा। फिर आ गया -1 -1 यहाँ पे कहीं ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया -2 के साथ 0.5, -2 के साथ यहाँ कहीं 0.5 ऐसे आएगा कुछ। तो जो इसका ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ बेसिकली ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे, समझ रहे हो? मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ। तो ये हाइपरबोला जैसा कुछ ग्राफ बनता है, जैसे आप ये देखो ना, हाइपरबोला जैसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनता है। बस हमें ऐसा लगता है कि यहाँ 0 को कहीं टच कर देगा, एक्सिस को कहीं टच कर देगा, लेकिन एक्चुअली में टच नहीं करता है, बिल्कुल क्लोज चले जाता है लेकिन टच नहीं करता है। इसको मैं आपको फेजेस में समझाता हूँ। नंबर 9 से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर 9 मैंने बनाई, ये 0 हो गया, 1 -1 -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। इससे इसको समझते हैं। जैसे हम अगर 0 से 1 लूँ तो मैं जितना 1 के क्लोज जाऊंगा ना, जितना 1 के क्लोज जाऊंगा उतनी ही वैल्यू दूर होती जाएगी। जैसे मैंने 1 लिया तो 1 में आया। अब अगर मैं 0 के पास प्लॉट करता हूं तो पास आएगा। जैसे कि मैंने 0 लिया था, ये जैसे मैंने लिया 2 तो 0.5 आया, 1 तो 1 आया, -1 तो -1 आया, -2 तो माइनस का 0.5 गया। तो जब मैं जितना पास, सॉरी है ये है ऐसा कुछ, मैं 0 से 1 के बीच रहूंगा, मैं 0 नहीं डाल सकता हूँ, तो मैं 1 के जितना पास वैल्यू दूंगा तो उतना पास आता जाएगा। दूर जाऊंगा तो दूर वैल्यू जाती जाएगी। जैसे 1 के पास आऊंगा ना तो ऐसे पास जाएगा, दूर में ऐसे दूर जाती रहेगी। तो एक अलग कंसेप्ट है, आप इसको छोड़ो। बस आप इसको ऐसे ध्यान रखो कि हाइपरबोला के फॉर्म में रहता है, टच तो नहीं करता एक्सिस को, लेकिन ऐसा कुछ रैशनल फंक्शंस का ग्राफ बनता है। अब बात करेंगे इसके डोमेन की। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन इसका होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। बस 0 नहीं रख सकते, तो रिजल्टेंट भी जो हमारा रेंज आएगा fx, वो भी सारे रियल नंबर आएगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका डोमेन और रेंज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।